हर पल आपके साथ। पीएम मोदी पीएमआरबीपी विजेताओं के साथ करेंगे संवाद। पीएमआरबीपी विजेताओं को देंगे सर्टिफिकेट। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी। प्रियंका गांधी ने मायावती पर साधा निशाना। मायावती के चुनाव प्रचार न करने पर प्रियंका हैरान। केजरीवाल के खिलाफ केस करेंगे चन्नी। मानहानि का दायर करेंगे मुकदमा। चन्नी ने कहा, आप नेता ने सारी हदें कर दी पार। 23 जनवरी से शुरू होगी फुल ड्रेस रिहर्सल सुबह 10 बजे के बाद होगी शुरू। विजय चौक से 3.3 किलोमीटर की दूरी तय कर नेशनल स्टेडियम तक जाएगी परेड। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएमआरबी 2022 के विजेताओं को डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत में रहने वाले बच्चों को मान्यता के रूप में दिया जाता है। 5 साल से ज्यादा और 18 साल से ज्यादा नई इनोवेशन शैक्षणिक उपलब्धियों के 6 क्षेत्रों में असाधारण क्षमताओं और उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया जाता है। खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के लिए भी ये सम्मान दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक मेडल, 1 लाख रुपए कैश और सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। पिछले साल के बाल पुरस्कार के विजेता, जिन्हें कोविड-19 महामारी की वजह से समारोह को ऑनलाइन मोड में आयोजित करने के बाद सर्टिफिकेट नहीं मिल सका, उन्हें भी इस बार डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। बता दें, पिछले साल 32 बच्चों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। गुरुवार को सभी सचिवों को भेजे गए एक आधिकारिक संचार में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंदेवर पांडे ने कहा कि पुरस्कार समारोह इस वर्ष भी कोविड-19 मामलों को देखते हुए आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी का एकमात्र चेहरा नहीं है। उन्होंने कहा, मेरी पार्टी कहीं कहीं पर ये तय करती है कि सीएम का चेहरा कौन बनेगा और कहीं पर तय नहीं करती। ये पार्टी का तरीका है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सीएम का चेहरा मैं ही हूँ, वो मैंने चढ़कर कह दिया क्योंकि बार बार वही सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम पूरी शक्ति से चुनाव लड़ रहे हैं। विकास, बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा के जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वो मुद्दे मुख्य तौर पर कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस जनता की आवाज उठा रही है। आशा है कि इसका नतीजा अच्छा होगा। सभी राजनीतिक दल असलियत को छुपाकर चुनाव के समय ऐसे मुद्दे उठाना चाह रहे हैं जो जज्बाती हैं, जैसे जाति, सांप्रदायिकता पर आधारित मुद्दे, क्योंकि वो विकास की बात नहीं करना चाहते। इससे नुकसान सिर्फ जनता और फायदा राजनीतिक दलों का होता है। कि मैं ही हूँ चेहरा, वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। हैरानी वाली बात तो ये है कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू नहीं हो पाया है। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने हैरानी जताई और बसपा प्रमुख मायावती पर निशाना साधा है, जो अभी तक चुनावी मैदान में उतरी भी नहीं है। उन्होंने कहा, मैं मायावती के चुनाव अभियान शुरू न करने पर बेहद हैरान हूँ। उन्होंने कहा, 6-7 महीने पहले तक हमें लगता था कि उनकी पार्टी एक्टिव नहीं है। हमें लगा शायद वो चुनाव का इंतजार कर रही है, लेकिन हम भी बहुत हैरान हैं कि चुनाव शुरू हो गया है, हम भी चुनाव में हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो अभी एक्टिव नहीं है। उन्होंने चुप्पी साध रखी है, ये मेरी समझ के बाहर है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ चुनाव के बाद गठबंधन के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर एक जैसे राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा, पार्टी महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए लड़ना जारी रखेगी और उत्तर प्रदेश में प्रमुख पार्टी होगी जो लोगों के मुद्दों के लिए खड़ी होगी। मुंबई के भाटिया अस्पताल के पास 20 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना सामने आई है। आपको बता दें, इस घटना में 4 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। साथ ही अस्पताल के मेयर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। साथ ही मौके पर 13 दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर आ गई और आग पर काबू पाया जा रहा है। लोगों को बाहर सुरक्षित निकाला गया है, वहीं जख्मी लोगों को पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने शुक्रवार को कहा कि वे आप नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। अवैध खनन मामले में
चन्नी के भतीजे सहित अन्य लोगों के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी करने के बाद केजरीवाल ने कांग्रेस नेता की ईमानदारी पर सवाल उठाए थे। चन्नी ने आरोप लगाया कि दूसरों की छवि बिगाड़ने के लिए उन पर बेबुनियाद आरोप लगाना केजरीवाल की आदत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अतीत में देखा जा चुका है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बाद में कैसे बीजेपी नेता नितिन गडकरी, अरुण जेटली और शिरोमणि अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया से माफी मांगनी पड़ी थी। अपने निर्वाचन क्षेत्र चमकौर साहिब में मीडिया से बातचीत में चन्नी ने दावा किया कि आप नेता ने सारी हदें पार कर दी है। उन्होंने कहा, मैं केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। मैंने अपनी पार्टी से इन बाबत अनुमति मांगी है, मैं ऐसा करने को मजबूर हूँ। वो मुझे बेईमान बताते फिर रहे हैं और अपने ट्विटर हैंडल पर भी इसका जिक्र किया है। गणतंत्र दिवस 2022 की फुल ड्रेस रिहर्सल 23 जनवरी से शुरू होगी। रिहर्सल सुबह 10 बजे के बाद शुरू होगी। परेड विजय चौक से 3.3 किलोमीटर की दूरी तय कर नेशनल स्टेडियम तक जाएगी। 26 जनवरी को भी करीब करीब यही अरेंजमेंट रहेगा। दिल्ली पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि अगर वो किसी भी संदिग्ध चीज की देखे तो इसकी जानकारी पुलिस को दे। मिली जानकारी के मुताबिक परेड विजय चौक से शुरू होकर राजपथ पर अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट, प्रिंसेस प्लेस, गोल चक्कर, तिलक मार्ग, रेडियल रोड से लेफ्ट टर्न, सी हॉस्कॉन्ग राइट टर्न और लेफ्ट टर्न लेकर नेशनल स्टेडियम के गेट नंबर 1 पर खत्म होगी। 23 जनवरी की फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली 22 जनवरी को रात 11 बजे के बाद विजय चौक, रफी मार्ग, जनपथ जैसे कई जगहों को बंद कर दिया जाएगा। क्लब हाउस चैट पर महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाने का मामला सामने आया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक हरियाणा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इसके अलावा दिल्ली पुलिस भी लखनऊ के एक छात्र से पूछताछ कर रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस ने जब इस मामले में टेक्निकल सुराग जुटाए तो क्लब हाउस के निर्माता की कुछ जानकारी मिली थी। इसी के बाद पुलिस ने लखनऊ के छात्र से पूछताछ शुरू की। साथ ही बता दें, दिल्ली पुलिस के मुताबिक लखनऊ में एक टीम भेजी गई थी, जहां बिस्मिल्ला नाम के आईडी चलाने वाले राहुल कपूर नाम के शख्स को ट्रैक किया गया। पुलिस पूछताछ में उसने माना कि सलोस नाम के यूजर के कहने पर उनसे क्लब हाउस में ऑडियो चैट रूम बनाया और सेलोस को ही मॉनिटर की चाबी सौंपी गई थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने राहुल का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। साथ ही इससे पहले मुंबई के एक महिला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुंबई साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे की टोल पर गुरुवार को ब्रेक फेल होने से एक ट्रक असंतुलित होकर पोल से जा टकराया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। हादसे में ट्रक का कैबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पोल से टकराने से पहले ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। बता दें, ट्रक जयपुर से अजमेर की ओर आ रहा था। गनीमत रही कि ट्रक पोल से टकराकर रुक गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि ब्रेक फेल होने से ये हादसा हुआ था। यूपी के मथुरा जिले में शुक्रवार देर रात मथुरा दिल्ली रेल मार्ग पर भूतेश्वर वृंदावन के मध्य सीमेंट से भरी मालगाड़ी के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। बता दें, ये ट्रेन दिल्ली से आगरा आ रही थी। हादसे के चलते मथुरा की ओर आने वाली सभी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और पुलिस प्रशासन के स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए। रेलवे की टीम की तरफ से ट्रैक से डिब्बे हटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि कोहरे के चलते उनको रेस्क्यू करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। बड़ी बड़ी ट्रेन से ट्रैक बोगियां हटाई जा रही हैं। मुंबई से आने वाली गाड़ी राजधानी शताब्दी साप्ताहिक ट्रेन युवा स्पेशल के साथ कई महत्वपूर्ण गाड़ियों को दिल्ली जाने के लिए अलग रूट पर डाइवर्ट किया गया है। अयोध्या की पटरंगा पुलिस ने हाईवे पर खड़े वाहनों से चोरी करने वाले गैंग के 5 शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। इनके पास से इनोवा कार में भरी 31 गत्तों में 1488 टेट्रा पैक 8 PM की अंग्रेजी शराब बरामद की है। ये शराब बाराबंकी के राम सैनिहा घाट से चोरी की गई थी। यही नहीं, इसके पास से 4 प्लास्टिक की गैलन में 160 लीटर चोरी का डीजल भी बरामद हुआ है। चोरों के पास से अवैध असला और कारतूस भी बरामद हुआ है। ये सभी शातिर चोर बाराबंकी, अमेठी और बस्ती के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। SP ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि ये सभी चोर किराए की गाड़ी लेकर रेकी करते थे। उसके बाद हाईवे के किनारे खड़े वाहनों से डीजल और सामानों की चोरी करते थे। 28 जो हाईवे हमारे यहाँ, वहाँ पर पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाएं काफ़ी हो रही थी। जो गाड़ियाँ रात में ढाबे पर लगाकर ड्राइवर कंडक्टर सो जाते थे, उन गाड़ियों से डीजल चोरी की भी शिकायत आ रही थी। और बगल का हमारे बॉर्डर का थाना है राम सनेही घाट, जनपद बाराबंकी, जहाँ से शराब चोरी की भी एक बार शिकायत, वहाँ मुकदमा लिखा हुआ है। तो इस तरह से चोरी का एक गैंग काफ़ी समय से सक्रिय था हाईवे पर, जो खड़ी हुई गाड़ियों से चोरियाँ करता था।
आज एक टीम लगी थी उनको पकड़ने के लिए, घटनाओं के अनावरण के लिए। आज सफलता प्राप्त हुई है और 5 लोग उस टीम के सदस्य हैं जो अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से जो रामसनई घाट में मुकदमा लिखा है शराब वाला, उसमें से कुल 31 पेटी शराब, 2488 जिसमें टेट्रा पैक की सील बंद शराब है 8 PM की, वो बरामद हुई है। कुल 267.84 लीटर शराब है वो बरामद की गई। इसके अलावा 180 लीटर कुल डीजल 4 गैलन में जो गाड़ियों से चुराते थे वो भी बरामद किया गया। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के सरयू घाट पर 40 साल के व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना को अंजाम रात में 2 लोगों ने सरयू घाट पर ही ईंट और डंडे से की है। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के नया घाट चौकी के सरयू घाट का है, जहां 40 साल के व्यक्ति की ईंट और डंडे से निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक के सर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। जब सुबह स्थानीय लोगों ने अधेड़ को देखा तो वहां के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शक के आधार पर एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। कल रात्र में एक लड़के का और जिसका नाम श्याम है और अभी उसका नाम पता ज्ञात में है, और उसका जो है यहाँ पर विवाद हुआ, झगड़ा कर लिए, मारपीट हुई, जिसमें उसको चोटें आई। बाद में उसकी मृत्यु हो गई और इस सूचना पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। जो भी घटना कारित किया है उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और पूरे प्रकरण में पूरी विवेचना करके आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाए। मध्य प्रदेश के लिए एक बार फिर बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। भोपाल, ग्वालियर समेत प्रदेश के 17 जिलों में शाम तक कहीं कहीं हल्की से तेज बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इससे दिन में ठंडक रहेगी। अगले 24 घंटे तक प्रदेश में कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। बता दें, मध्य प्रदेश में शुक्रवार को सबसे ठंडा दिन भिंड, ग्वालियर, छतरपुर और शिवपुरी में रहा। यहाँ पर अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहे। भोपाल और इंदौर में भी दिन का तापमान 26 डिग्री के नीचे आ गया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हरियाणा में मौसम ने करवट बदल ली है। शुक्रवार रात को हिसार और इसके आसपास के एरिया में मौसम में काफ़ी बदलाव देखा गया। साथ ही रात भर हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी हवाओं ने मौसम में ठंडक बढ़ा दी है। हवा की रफ्तार तेज होने से कोहरा जम नहीं पाया है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी साफ रही। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार और रविवार को हिसार के साथ आसपास के एरिया में 6 mm तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। जनवरी में 5वीं बार होने जा रही बारिश की वजह से मौसम में लगातार नमी बनी हुई है, जिसकी वजह से सरसों की फसल को नुकसान होने का अंदेशा बढ़ गया है। बता दें, बारिश के बाद अधिकतम तापमान 12 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। सोमवार से मौसम सामान्य रहने, बादलवाई छटने और सूरज निकलने का अनुमान है। गुजरात में कोरोना के नए मामलों की संख्या 25,000 के करीब पहुंच गई है। एक दिन में 4,000 से 5,000 मामलों की संख्या बढ़ने से सरकार सख्त प्रतिबंध लगाने लगी है। रात के कर्फ्यू के साथ साथ एसओपी का 22वां कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर राज्य सरकार की कोर कमेटी की बैठक हुई। कोर कमेटी की बैठक के बाद सरकार ने 10 शहरों के अलावा 17 नए शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने उच्च सकारात्मकता अनुपात वाले 17 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया। 22 जनवरी को खत्म होने वाला रात्रि कर्फ्यू अब 29 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दुकानें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केटिंग यार्ड, साप्ताहिक गुजरी बाजार, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर और व्यावसायिक गतिविधियां रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। इसके साथ ही सरकार ने कई चीजों पर प्रतिबंध लगा रखा है। गुजरात से राकेश गोसाई की रिपोर्ट। देश में शुक्रवार को 3,37,393 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2.41 लोग ठीक हुए, जबकि 482 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमित 3.41% कम हुए हैं। इससे एक दिन पहले गुरुवार को 3.47 लाख लोग संक्रमित मिले थे और 703 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल देश में 21.5 लाख एक्टिव केस है। तीसरी लहर में कुल एक्टिव केस का आंकड़ा पहली बार 21 लाख के पार पहुंचा है। कुल एक्टिव केस ने 31 दिसंबर को 1 लाख और 8 जनवरी को 5 लाख का आंकड़ा छुआ था। इस लिहाज से महज 22 दिन में कुल एक्टिव केस
21 गुना हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह जारी की गई जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,42,676 मरीज रिकवर हो चुके हैं। वहीं ओमिक्रॉन के मामले 10,000 के पार पहुंच गया है। अब तक ओमिक्रॉन के 10,050 मामले सामने आ चुके हैं। कल की तुलना में 3.69% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना वायरस भी जानलेवा होने लगा है। राज्य में रोजाना मामले 5,000 के करीब पहुंच गए हैं और वहीं शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 4,964 नए मामले मिले हैं। इस दौरान राज्य में 8 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत है और वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण दर भी बढ़कर 21% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी और सरकारी लैब से 22,981 नमूनों की जांच रिपोर्ट मिली है और इसमें से 18,017 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं देहरादून में अधिकतम 1,479 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि हरिद्वार में 706, नैनीताल में 666, उधम सिंह नगर में 485, पौड़ी में 365 कोरोना संक्रमित मिले हैं। जबकि राज्य में कोरोना के नए मामले आने के बाद अब तक कोरोना के 3,91,915 मामले आ चुके हैं। राजस्थान में शुक्रवार को भी तीसरी लहर में सबसे ज्यादा मौतें हुई और सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। 7 महीने बाद राजस्थान में कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई है। वहीं 16,863 नए पॉजिटिव मिले। इससे पहले जून में 25 मौत हुई थी। 16,888 में से 4,035 केस जयपुर में मिले। वहीं 15 दम तोड़ने वालों में से 3 जयपुर के थे। इसके अलावा जोधपुर में 2,222, अलवर में 1,371 संक्रमित मिले हैं। मौतों की बात करें तो जयपुर में 3, अजमेर बीकानेर में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 8 जिलों बाईमोड़, भरतपुर, दौसा, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक में 1 पॉजिटिव मरीज की मौत रिकॉर्ड हुई है। प्रदेश में कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 84,787 पहुंच गई है। हर पल आपके साथ।